एवरीवन, मैं हूं मनीषा गुप्ता, आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेंट मानसरोवर जयपुर से ऑपरेट करती हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी लीडर मौजूद है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज एक एग्जिस्ट और स्टेबल पोजीशन पर हमारे साथ है। ये एपिसोड उन सभी महिलाओं के लिए है जो बड़े सपने देखने से नहीं डरती है। वेलकम आ चुकी मैम। जी मैम, मैं आपको एक लीडर के रूप में देखती हूँ और मैं आपसे आज आपके बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग के बारे में जानना चाहूंगी। मैम, मैं झुंझुनू के छोटे से गांव से बिलोंग करते हूँ और मैम मेरी फैमिली है मिडिल क्लास फैमिली है, जहाँ मुझे बचपन से ही मेहनत, ईमानदारी और डिसिप्लिन जैसी चीजों की सीख मिली है। मैम, मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे कि पैसों से कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, बाकी आपके एक अच्छे व्यवहार, ट्रस्ट और मेहनत से आपको कामयाबी मिल सकती है। और आज इसी वजह से मैं हर फील्ड में लगातार सीखती रहती हूँ, कॉन्फिडेंट भी रहती हूँ। तो उन्होंने हमें है बचपन से ही सेल्फ डिपेंड रहना, अपना काम पूरी मेहनत से करना, पूरे लगन से करना। और उनका ये भी कहना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जी मैम। अगर आप उस काम को पूरे शिद्दत से करोगे तो कामयाबी एक दिन आपको जरूर मिलेगी, जो आज लगातार मेरे साथ उनकी सीख आज भी है। जी जी। तो मैम, आपने रियल एस्टेट जैसे फील्ड में आने का जो डिसीजन था वो कैसे लिया? मेरा रियल एस्टेट में आने का डिसीजन सेल्फ था, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे। जी। मेरे को बिजनेस वुमन बनना था, मुझे देश विदेश की यात्राएं करनी थी और मुझे एरोप्लेन में यात्रा करनी थी। मैम, ये मेरा डिसीजन खुद का था। अच्छा अच्छा। और जो आज मैंने कहीं तक इनको सक्सेस भी मिली है मुझे। ओके। तो मैम, जब आपने ये जैसे कि फील्ड सेलेक्ट किया तो आपके जीवन में जैसे कि आपकी फैमिली सपोर्टिव रही या फिर उसमें भी आपके पास चैलेंजेस आए? मैम, मेरी होल फैमिली रियल एस्टेट व्यापार से बिलोंग करती है। ओके। तो क्या इस व्यापार में आने के लिए मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, बट मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ओके। और मैंने बहुत छोटी उम्र में अच्छा बुरा वक्त दोनों देखा है। सबसे बड़ी समस्या मेरी फैमिली में थी, मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज थे। ठीक है। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि मुझे मनी और टाइम दोनों चाहिए था। और ये उनकी केयर करने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो ये जॉब में कभी भी पॉसिबल नहीं था। मैम, तो मैम, आपने बोला आपकी फैमिली तो सपोर्टिव थी, लेकिन ना रियल एस्टेट फील्ड को लेकर कई फैमिली आज भी सपोर्टिव नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे से जो जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा सा ये गाइड करो कि इस लाइन में किस तरह से आगे जाए और उनको मतलब सिक्योर फील हो। मैम, रियल एस्टेट का पिछला टाइम देखें तो वहाँ क्या ये सारी चीज़ें नहीं होती थी जैसे आज अपन फैमिली डील कर रहे हैं, सिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली उनके लिए इनसिक्योर फील करती है। बट मार्केट में ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिनमें फैमिली माहौल मिलता है और जो वुमेन्स है वो बिल्कुल सिक्योर है। तो अगर उनकी फैमिली इनसिक्योर फील कर रही है तो ऐसे ग्रुप में जाए, पहले उसको डीप से जाने उस ग्रुप को, उसके बाद वो अपने वुमेन्स को है, अपनी बहन बेटियों को अलाउ कर सकती है। मैम जी मैम। तो मैम, स्टार्टिंग फेज में आपके लिए जब आपने ये लाइन सेलेक्ट की तो सबसे बड़ा स्ट्रगल पॉइंट आपके लिए क्या रहा? मैम, जब मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया तब सबसे बड़ा स्ट्रगल था क्लाइंट को कॉल करके विजिट पे बुलाना। ओके। मैम, उससे भी बड़ा टास्क मेरे लिए था कम्युनिकेशन गैप। क्योंकि मुझे क्या है जैसे अपना जो मैप होता है और जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में जो डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट के प्लॉट हैं, उनके जो रोड का साइज है 9 मीटर है, 12 मीटर है, कितने फीट है, ये मुझे बिल्कुल समझाना नहीं आता था। कई बार क्या क्लाइंट्स के क्वेश्चंस भी होते थे, मैडम इस प्रोजेक्ट की रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी है, एयरपोर्ट से कितनी दूरी है, आपका मेट्रो स्टेशन से कितनी दूरी है, अजमेरी गेट से कितनी। बट ये सब चीजें क्या मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। अब मैं एक बात कहूँ, मैं मेरी जो फर्स्ट विजिट थी द पार्क रॉयल, अपना प्रोजेक्ट है अजमेर रोड भांकरोटा में। तो मैं जैसे ही क्लाइंट के साथ उस प्रोजेक्ट पे पहुंची तो क्लाइंट का सबसे पहले क्वेश्चन था, मैडम अपन किस जगह खड़े हैं? मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी, फर्स्ट विजिट थी। तो मैम फिर मैंने मेरे क्लाइंट को मेरे सीनियर सर अरुण सर के हैंड ओवर किया। उन्होंने अच्छे से गाइड किया और मेरी फर्स्ट डील भी क्लोज की। अच्छा अच्छा। मुझे बहुत अच्छा भी लगा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी अपर लेवल का हो गया था।
ओके, कांग्रेचुलेशन मैम, फर्स्ट डील हुई आपकी। जी मैम। तो मैम आपके जीवन में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं, अब ये मुश्किल, बहुत मुश्किल, मतलब जर्नी आसान नहीं है, मेरे लिए मुश्किल हो चुकी है? मैम स्टार्टिंग में टोंक रोड पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कंपनी का, तो उस समय मेरा क्या क्लाइंट ऑफिस में प्रोजेक्ट विजिट के लिए आया था। तो उस टाइम मेरे सीनियर भी अवेलेबल नहीं थे। हाँ। और मेरे पास कोई कार भी नहीं थी। अच्छा। अब मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना ओला उबर जैसी अपन सुविधा ले, फैसिलिटी ले। हाँ। मैंने उनको जैसे उस प्रोजेक्ट की विजिट कराई। उस टाइम मैं उस विजिट के कम से कम 1200 रुपए पे किया। ओके। तो थोड़ा सा मनी स्पेंड होती है तो लगता ही है। हाँ। फिर उसके बाद मैम जैसे मैं घर आई, घर आने के बाद रात भर मैं ये सोचती रही कि ऐसे तो ये जर्नी अपन से नहीं हो पाएगी, मुश्किल है। अपने तो बेस्ट, अपन तो पढ़ाई लेंगे। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल से एक आवाज आई कि नहीं बेटा, आपको ये व्यापार करना ही है, क्योंकि चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे। अब अपन को उन चैलेंज से भी लड़ना है। और मैंने उसी दिन ठान लिया था, और मैंने रियल एस्टेट में आज जो लेवल है मेरा, वही मोटिव है कि मैंने आज तक ये सक्सेस हासिल की है। अच्छा, तो पहली बार आप डिजिटल जो अपना प्लेटफॉर्म है उसको आपने यूज किया, और उससे आपको एक उम्मीद मिली। जी मैम। जी। तो मैम अब बात करते हैं हम उस शहर की जहाँ से आपने अपना जो पहचान बनाई, और जो आज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। जी मैम। तो मैम मैं जानना चाहूंगी, जब आपने ये जो स्टार्ट किया था जी, तो वो कोटा कैसा था? मैम मैंने कोटा में 2024 के स्टार्टिंग में ये व्यापार स्टार्ट किया था। उस टाइम इन्वेस्टर का काफ़ी अच्छा मान लो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट था। और शायद लास्ट में जब एलन कोचिंग का अदर सिटीज में जाने से इन्वेस्टर थोड़े से उनका इंटरेस्ट कम हो गया था। बट सम फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने क्या 2025 में कोटा छोड़ दिया था। फिर 2025 के एंड में मैंने वापस वहीं से जर्नी स्टार्ट की, जो कंटिन्यू अभी तक भी जर्नी स्टार्ट है मैम। ओके। तो मैम आज के कोटा में और जो आप जब ज्वाइन किया था कोटा, तो उन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँ तो आप अपने शब्दों में बताइए कि आज क्या डिफरेंस देखती हैं? मैम पहले का कोटा बिल्कुल सिंपल शांत था, भीड़ कम थी। अच्छा। फैक्ट्रियां ज्यादा थी। हाँ। प्रॉपर्टी की बात करें तो रेट्स बहुत ही कम थी। ओके। बट आज का कोटा में जैसे एयरपोर्ट आने वाला है, एरो सिटी बनने वाली है, तो मैं कोटा को कहें तो एक स्मार्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट हब यानी अवसरों से भरा हुआ शहर बनता जा रहा है। अच्छा। तो मैम आप जैसा कि कह रहे हो, एरो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कह दो एयर कनेक्टिविटी जैसे डेवलपमेंट है, तो वो कैसे मतलब कोटा को इम्पैक्ट करने वाले रहेंगे? मैम किसी भी सिटी में अगर कोई एरो सिटी है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला होता है, तो उस सिटी का डेवलपमेंट यानी कि बड़ी रोडें, चौड़ी रोडें, बड़े टाउनशिप है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जैसे ऑफिस हो गया, आपका होटल्स हो गए, शॉप्स हो गई, यानी कि एक स्मार्ट सिटी बनता हुआ नजर आता है। और वहाँ की रेटें हैं, जैसे प्रॉपर्टीज रेट हैं, वो भी इंक्रीज हो जाती है। यूँ कहूँ कि किसी भी सिटी में जब एरो सिटी आने वाली होती है तो वहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहाँ रियल एस्टेट को पड़ता है। ओके। और रियल एस्टेट जैसे आज जो अपन खाली एरिया देख रहे हैं, वो उस आने वाले टाइम में प्राइम लोकेशन बनता हुआ नजर आएगा, बन जाएगा। नजर क्या आएगा मैम? बन जाएगा। तो वहाँ के जो आज रेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे अपन होटल की बात कर ले, पीजी की बात कर ले, कमर्शियल प्लॉट की बात करें या फिर लैंड की बात करें, तो उनकी रेटें क्या काफी अच्छी हो जाएंगी। और मैं एक बात और कहूँ मैम, एयरपोर्ट आने से एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे क्या बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उस सिटी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उससे उस सिटी की वैल्यू भी काफी बढ़ जाएगी मैम। क्या आप कोटा को भी जयपुर जैसा ग्रो होते हुए देख रही हैं क्या? मैम जयपुर को, कोटा को जयपुर जैसा ग्रो होता हुआ कई मायनों से देखा जा सकता है, बट दोनों का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अच्छा। जैसे आज बात करें जयपुर और कोटा की, तो कोटा में भी जयपुर के जैसे रिंग रोड बन रहा है और लगभग 80% कंप्लीट भी हो चुका है। बट मैम जो एरो सिटी कोटा में आने वाला है, जयपुर में तो नहीं है। नहीं है। फिर भी जयपुर में जैसे आप बेंगलुरु के देखो,
दिल्ली के देखो, बॉम्बे के देखो, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। मैम जिस दिन कोटा में भी एयर कनेक्टिविटी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा बढ़ेगा और मान लो कि वहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे, मैं ये कहूंगी मैम कि कोटा भी जयपुर जैसा बनेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा क्योंकि अब तक कोटा ओनली फॉर कोचिंग पे डिपेंड था। अब वहाँ की गवर्नमेंट है टूरिज्म प्लस आईटी सेक्टर को टारगेट कर रही है। तो मैम आप जैसे कि आपने रियल एस्टेट करियर आपका रहा है, तो इस करियर का आपकी फैमिली जो बैकग्राउंड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? मैम देखो, एज ए रियल एस्टेट का अब फैमिली पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं। मैं कहूँ एक ही सिक्के के दो पहलू है। पॉजिटिव की बात करें तो इसमें क्या इनकम है अनलिमिटेड होती है, उससे क्या फैमिली की लाइफ स्टाइल अपग्रेड होती है, फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होता है। बट मैम नेगेटिव की बात करें तो इसमें न तो टाइम है, जैसे इसमें ना टाइम फिक्स नहीं होता है, कॉल है, क्लाइंट विजिट है, क्लाइंट मीटिंग है, वो कभी भी आ सकती है। और वीकेंड की बात करें तो सैटरडे संडे को फैमिली फ्री रहती है, सैटरडे संडे को क्लाइंट फ्री रहता है, तो अपनी विजिट भी क्या सैटरडे संडे को मोस्टली होती हैं, तो इससे क्या फैमिली का टाइम भी डिस्टर्ब होता है, बट ये मैनेज अपन को करना पड़ेगा। तो मैम आपकी बातों से समझ में आ रहा है हमें कि आज सिर्फ कोटा एक शहर नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बनता जा रहा है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर जो कोटा है आने वाले 5 से 10 सालों में मतलब क्या रहेगा? मैम कोटा की बात करें तो आने वाले 5 से 10 साल में टॉप लेवल स्मार्ट सिटी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट है या कहूँ मैं गवर्नमेंट टूरिज्म पे ही फोकस कर रही है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म आएगा, वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। आज जो कोटा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मैम, आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोटा में, आने वाले 5 से 10 साल में जिन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने इन्वेस्टमेंट का 2x 3x, मैं तो ये कहूँ कि वो 10x तक भी वो अपने प्रॉफिट गेन करेंगे। और एक बात और है मैम, आप मेरे से गारंटी से लिखवा लो मैम, जिस दिन कोटा में पहली फ्लाइट उड़ेगी उस दिन वहाँ का रियल एस्टेट आसमान को छुएगा मैम। ओके, तो मैम की बातों से साफ क्लियर है कि आज का जो टाइम है वो इन्वेस्टर्स के लिए राइट फेज में है। आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैम एक बात और जानना चाहूँगी, वुमेन्स के लिए कोटा में रियल एस्टेट और बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है वो किस टाइप की रहेगी? मैम कोटा की बात करें तो कोटा क्या पहले से एजुकेशनल हब है, तो वहाँ क्या वुमेन बेस्ड सर्विस की हमेशा डिमांड रही है। और वुमेन्स के लिए रियल एस्टेट या अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी रही है, क्योंकि मेरी सोच है जहाँ तक एक फीमेल क्लाइंट होता है वो फीमेल कंसल्टेंट से ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। क्योंकि मैंने देखा है लेडीज में ऐसा स्किल होता है कि वो आप बेस्ट कम्युनिकेशन करती है, किसी भी मैनेजमेंट को बेस्ट तरीके से हैंडल करती है, और रिलेशनशिप बिल्ड करने में तो उनके पास भगवान ने पता नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसी को बनाया है। जी 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 जी। तो मैम आप नए इन्वेस्टर्स है या वर्किंग जो वुमेन्स है उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैम नए इन्वेस्टर्स के लिए मेरी यही राय है, कोटा में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। वहाँ कम बजट में आपको बड़े प्लॉट्स मिल जाएंगे, और मैम आप भी जानती हो जमीन तो वो सोना है, कभी चोरी नहीं होता, उनकी रेट कभी भी डाउन नहीं जाती बल्कि लाइफ टाइम इंक्रीज होती है। और मैम जैसे वर्किंग वुमन की बात करें तो कोटा उनके लिए सेफ एंड सिक्योर है, कैरियर फ्रेंडली है, इजिली से कोटा में अकेले रह के काम कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे ये एक लाइन में ये जानना चाहती हूँ कि हम कोटा में आज की डेट में ही इन्वेस्ट क्यों करें? मैम कोटा में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी इसलिए है, कोटा एजुकेशनल, रेजिडेंशियल और अगर कमर्शियल ग्रोथ के साथ साथ वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हब बनता जा रहा है। ओके, तो दोस्तों आज कोटा अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है और स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है
जो कि अपने फ्यूचर को पहले ही पहचान लेता है। तो दोस्तों, आज सही वक्त है, इन्वेस्ट इन कोटा एंड ग्रो विद कोटा। धन्यवाद।